हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान या बलोच इंसर्जेंसी इन पाकिस्तान, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सीरियस है और काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। लेकिन हम इसको बैलेंस अप्रोच के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड हमारे सीएसएस और पीएमएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बैलेंस अप्रोच के साथ इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जो है इंसर्जेंसी एंड बलूचिस्तान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करेंगे। उसके साथ साथ इसकी कॉजेस, इसकी रीजंस क्या हैं, ये इंसर्जेंसी जो स्टार्ट हुई है बलूचिस्तान के अंदर, ये कब, कैसे और क्यों स्टार्ट हुई है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट बुक है वे फॉरवर्ड देने के लिए या हम कह लें कि पाथवेज देने के लिए कि इंसर्जेंसी के साथ कैसे टैकल किया जा सकता है, वो बुक है बेसिकली पाथ्स टू विक्ट्री, लेसन्स फ्रॉम मॉडर्न इंसर्जेंसीज, जो लिखी गई है क्रिस्टोफर पॉल ने। और ये बुक के अंदर बोला जाए तो 70 प्लस जो है इसके अंदर जो है वो कह ले के केस स्टडी लिखे गए हैं कि किस तरह इंसर्जेंसी के साथ जो है टैकल किया जा सकता है या निपटा जा सकता है। अगर देखा जाए एक और शख्सियत है जो डान के ओपिनियंस भी लिखते हैं और काफी इंपोर्टेंट राइटर भी है, मोहम्मद आमिर राना साहब, जो डेली बेसिस के ऊपर जो डान को पढ़ते हैं उनको पता है, एस्पिरेंट्स को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वो टेररिज्म के ऊपर काफी लिखते हैं। उन्होंने लास्ट टाइम एक काउंटरिंग टेररिज्म के ऊपर ओपिनियन लिखी थी डान के अंदर, उसको भी यहाँ पर लेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर मलिहा लोधी साहिबा क्या कहती है बलूचिस्तान को, यहाँ पर जो उनका फोकस है कि ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए यहाँ पर, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बैलेंस अप्रोच के साथ जो हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं कि बलोच इंसर्जेंसी इन पाकिस्तान, ये सिलसिला कहां से शुरू होता है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देखिए 1757 में क्या होता है कि यहाँ पर ब्रिटिश रूल आता है और ये सभ्य कॉन्टिनेंट जो है वो पूरा किसके कंट्रोल में चला जाता है, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चले जाता है। यूं सिलसिला चलता रहता है। यहाँ पर होता है क्या है कि सन 1800 के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश क्या करते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो ट्राइबल अलायंस सिस्टम होता है उनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। और देखा जाए तो पार्टीशन बलूचिस्तान जो है 7 यहाँ पर रीजन में जो है डिवाइड हो चुका होता है। और यूं सिलसिला चलते चलते फिर 1884 के अंदर क्या होता है कि ब्रिटिश क्या करते हैं कि पूरे बलूचिस्तान के ऊपर कंट्रोल जो है अपना हासिल कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक स्टोरी। लेकिन दोस्तों यहाँ तक अभी ड्यूरन लाइन जो है अभी तक नहीं खींची गई। अब होती है बारी ड्यूरन लाइन की। तो 1893 के अंदर क्या होता है कि अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान में क्या होता है, यहाँ पर जो है ड्यूरन लाइन को यहाँ पर खींचा जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है सिलसिला यहाँ पर जो है चलता रहता है। ठीक है, अब पूरे बलोच अगर देखा जाए तो वो सारे किसके अंडर कंट्रोल में चले गए, यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में चले गए। ठीक है, अब ये सिलसिला चलते रहता है और इस तरह पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर कह ले कि इंडो पाक को आजाद करवाने की बात की जा रही होती है। अब होता है क्या है कि 1940s के अंदर क्या होता है कि जब लाहौर के अंदर क्या होता है, लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो पेश की जा रही होती है, उसका इजलास चल रहा होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर 1940 के अंदर कुछ यहाँ पर बलोच उठते हैं यहाँ पर कि वो कोशिश करते हैं कि हम बलूचिस्तान को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट जो है बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश जो है वो भी जा चुके थे। अभी जा चुके का मतलब ये नहीं कि वो छोड़ चुके थे, क्योंकि उस वक्त जो है हमें वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पर नजर आती है कि जो 1939 से स्टार्ट होती है। तो वो पूरा अगर देखा जाए तो ब्रिटिश जो है वो अपने कह लें कि किसमें जो इन्वॉल्व होती सारी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। तो अब यहाँ पर बलोच जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं अपनी एक्टिविटीज और इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए। होता क्या है कि यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया आजाद हो जाता है 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान जो है मुआवजे वजूद में आ जाता है और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल बनते हैं फर्स्ट, वो यहाँ पर कायदे आजम अली बनते हैं। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। होता क्या है कि सिलसिला चलता रहता है। अब यहाँ पर जो कह लें कि कलात के जो खान होते हैं ना, अहमद यार खान, वो खान होते हैं उधर के। ठीक है, वो क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ना। लेकिन इससे पहले एक और चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि जो कह ले कि पाकिस्तान जब यहाँ पर आजाद होता है तो अफगानिस्तान जो है यूएनओ के अंदर जो फर्स्ट कंट्री होता है जो पाकिस्तान को एक्नॉलेज नहीं करता, रेकग्नाइज यहाँ पर नहीं करता, ड्यूरल लाइन को भी चैलेंज करता है, अपने टेरिटरी को भी यहाँ पर चैलेंज करता है, जो पश्तून रह रहे थे उनको भी यहाँ पर लेकर काफी जो है यहाँ पर चैलेंज क्रिएट करता है पाकिस्तान के लिए। ये चीज है। तो देखा जाए तो बलूचिस्तान भी अभी जो है वो कह ले के एक्सेप्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान के कह ले के 4 प्रोविंसेस, ये जितने भी बलूचिस्तान, सिंध हमें केपीके और ये हमें कह ले के पंजाब और बांग्लादेश, ठीक है, तो ये 5 जो है यहाँ पर पाकिस्तान के हिस्से में आए थे।
तो ये पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल था, तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का ही पार्ट था, ठीक है, और है भी। और अगर देखा जाए तो अब हम जो है आगे मूव करते हैं, यहाँ पर स्टोरी जो हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे, होता क्या है कि यहाँ पर कह लें कि 1947 के अंदर क्या होता है कि अगर देखा जाए तो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर जो है वो कह लें कि बलोच जो है हमें नजर आते हैं वो 39% आते हैं, पश्तून जो है हमें 36% नजर आते हैं, इस तरह ब्रोही हमें नजर आते हैं, तो काफी एथनिक ग्रुप जो है यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर इनको सिस्टमैटिकली अगर देखा जाए तो ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, यहाँ पर बिल्कुल बैकवर्ड एरिया के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये ट्राइबल डिवीजन बार बार जो होती रही और यहाँ पर एक्सक्लूजन फ्रॉम फेडरल पावर स्ट्रक्चर के अंदर एक्सक्लूड किया गया, तो इसकी रीजन भी यहाँ पर देखेंगे कि क्यों उनको एक्सक्लूड किया गया, इसके पीछे क्या रीजन है ये भी है। उसके डोमिनेटेड बाय पंजाबी एलिट्स एंड हैव फ्यूल्ड अस रीसेंटिमेंट अक्रॉस द जनरेशन, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने जो पाकिस्तान आजाद होने के बाद जो स्टेप्स हैं, जो फेजेस हैं, वो 5 फेजेस हैं जो इंसर्जेंसी जो है इन बलूचिस्तान और इन पाकिस्तान जो हमें एस्केलेट होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट रहेगी यहाँ पर वो फर्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, जो हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे अभी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन किया गया, जो कल्लात के खान थे अहमद यार खान और मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान में मार्च 1948 के दरमियान में साइन किया गया, और यहाँ पर कलात ने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, यहाँ तक बात हुई। लेकिन यहाँ पर जो अहमद यार खान के जो भाई होते हैं अब्दुल करीम, वो इस चीज के अगेंस्ट होते हैं और वो अपना एक रेबल ग्रुप जो है यहाँ पर क्रिएट करते हैं, और उसके जो कह लें कि 1000 कह लें कि यहाँ पर प्लस मिलिटेंट्स जो है अपने इकट्ठे करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं और आर्मी के खिलाफ भी हो जाते हैं, और क्योंकि वो क्या चाहते नहीं थे कि यहाँ पर कलात जो है पाकिस्तान को ज्वाइन करे, ठीक है, वो अपने भाई के भी खिलाफ हो गए। अब हुआ क्या कि 1950s के अंदर क्या होता है कि एक जलवान जो एरिया जलावा, ठीक है, उस एरिया को कैप्चर कर लेते हैं और दोबारा पाकिस्तान आर्मी के साथ जब लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जलावान, तो वहां पर फिर क्या होता है कि आर्मी जो दोबारा जलावान को क्या करती है, रिकैप्चर कर लेती है, ठीक है। तो यूं सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी काफी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो देखा जाए तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 9 ईयर्स के बाद यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है 1956 के अंदर, और उसके बाद अगर देखा जाए हमें यहाँ पर 1 यूनिट सिस्टम देखने को मिला, और 1 यूनिट सिस्टम जो है वो कह लें कि यहाँ पर जो है वो काफी इशू बन गया यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर। हुआ क्या कि 1 यूनिट के अंदर यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हमें देखने को मिला, और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर बेसिकली जितने 4 प्रोविंसेस थे जो हमें यहाँ पर सिंध, बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब, वो एक में मर्ज हो गए, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो पार्लियामेंट के अंदर हमें यहाँ पर ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव नजर आते हैं, उनको यहाँ पर पार्लियामेंट से डिसमिस कर दिया गया, और ये काफी जो है एक क्रिटिकल सिचुएशन बन गई बलोच के लिए, ठीक है, बलूचिस्तान के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर कह लें कि अस्कंदर मिर्जा प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अयूब खान का आता है, फिर यहाँ पर मार्शल लॉ लगता है 1958 के अंदर। अब सेकंड फेज जो यहाँ पर स्टार्ट होता है, यहाँ पर जो 1958 से 59 तक, 1958 से लेकर 1959 तक जो है यहाँ पर सेकंड फेज इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान स्टार्ट होता है। यहाँ पर होता क्या है कि जो मैंने पहले भी कहा कि ये बेसिकली इंसर्जेंसी जो होती है ये अगेंस्ट होती है 1 यूनिट स्कीम के। जो 1 यूनिट स्कीम में अब क्या हुआ था कि जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर बलूचिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको यहाँ से डिसमिस कर दिया गया, पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, क्योंकि अब प्रोविंस में ऑब्वियसली बात है एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। तो यहाँ से जो मामला यहाँ पर काफी जो बिगड़ता गया। अब यहाँ पे एक नरोज खान होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, वो टोटली जो है वो कह ले के 1 यूनिट स्कीम के अगेंस्ट होते हैं, और वो कह ले के एक गुरिल्ला वार यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो इस तरह जो है वो उनको जो है यहाँ पर उनके साथ फाइट होती है और उनको यहाँ पर उनको जो है अरेस्ट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो अयूब का इरा आता है पूरा, और यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ये जो सिलसिला है थर्ड फेज जो हमें इंसर्जेंसी का नजर आता है बलूचिस्तान के अंदर, तो वो हमारे पास है 1962 से 69 तक आता है, और ये यहाँ से जो है इंसर्जेंसी हमें एस्केलेट होते हुए नजर आई। यहाँ पर BLF का हमें यहाँ पर फाउंडेशन नजर आई, यहाँ पर हमें जो है वो कह लें कि पीपल्स फ्रंट फॉर आर्म्ड रेजिस्टेंस की यहाँ पर हमें फाउंडेशन नजर आई, बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की हमें यहाँ पर फाउंडेशन नजर आती है, ठीक है। BLF जो बलोच क्या लगे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यहाँ पर जो जुम्मा खान बनाया 1964 के अंदर, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंसर्जेंसी यहाँ से एस्केलेट होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर देखा जाए तो ये टोटली जो इंसर्जेंसी होती है ये अयूब खान के
अगेंस्ट होती है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना इनका सिलसिला यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो डिमांड इनकी रहती है, जो सुई गैस से वो बेसिकली डिमांड करते हैं कि जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू हमें नहीं दिया जा रहा, हमें भी यहाँ पर रेवेन्यू देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो रिसोर्सेस को लेकर जो है यहाँ पर चैलेंज किया गया स्टेट को या पाकिस्तान को बलूचिस्तान की तरफ से। लेकिन दोस्तों एक और बात भी है, अभी तक जो बलूचिस्तान ने फुली जो है वो पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं किया था। तो ये चीज यहाँ पर हमें सुई गैस को यहाँ पर डिमांड देखने को मिली, यहाँ पर हमें 1 यूनिट देखने को मिला, और यहाँ पर कलात ने जो है यहाँ पर ज्वाइन किया। तो एक चीज हमें यहाँ पर फर्स्ट फेज में दिखी, ठीक है। अब यहाँ पर आता है फोर्थ फेज। फोर्थ फेज आपका होता है यहाँ पर 1970s के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या आता है कि 1970s के अंदर एक तो आपके जनरल इलेक्शंस भी हमें नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बलूचिस्तान जो है यहाँ पर पाकिस्तान को फुली ज्वाइन करता है, क्योंकि जो 1 यूनिट स्कीम होती है वो यहाँ पर एंड हो जाती है। बांग्लादेश हमें 1971 में क्या होता है यहाँ पर अलग हो जाता है। उसके बाद इंडिया के साथ हमारी वॉर होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफी हमें डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आती है, ठीक है। अब यह चीज है कि बलूचिस्तान यहाँ पर फुली पार्ट बन जाता है, क्योंकि 1 यूनिट जो सिस्टम होता है या 1 यूनिट कह लें स्कीम होती है वो यहाँ पर एंड हो जाती है, और इस तरह जो बलूचिस्तान जो है वो पार्ट बन जाता है। अगर देखा जाए फिर क्या होता है, जो यहाँ पर फोर्थ फेज का जो स्टार्ट होता है 1973 से लेकर 77 तक। अब पाकिस्तान के अंदर कहा जाए कि थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कह लें 1973 जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। कौन करवाता है? बेसिकली जुल्फकार अली भुट्टो साहब, ठीक है। अब जो है सिस्टम अगर देखा जाए यहाँ से जो एस्केलेट हुई यहाँ पर इंसर्जेंसी एंड बलोचिस्तान हुआ क्या कि उस वक्त जो है अगर बोला जाए तो पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन काफी अच्छे चल रहे थे, और जो कह ले के जो इराक और इंडिया के रिलेशंस हमें क्लोज नजर आ रहे थे। अब हो क्या रहा था कि यहाँ पर जो है वो कह ले के ईरान को काफी तहफुजात थे कि जो यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स डे बाय डे एस्केलेट हो रहे हैं, वो हमारी सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो ये ईरान की तरफ से था। तो हुआ क्या कि 1973 के अंदर क्या हुआ कि जुल्फकार अली भुट्टो ईरान का विजिट करते हैं, और विजिट करके जब वापस आते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि जो इराक एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, तो यहाँ पर इराकी आर्म्स देखने को, वेपन्स देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली यहाँ पर बोला जाए तो बलोच जितने भी यहाँ पर कह लें कि मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो थे या सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी, तो उनको प्रोवाइड करने के लिए नजर आए। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या किया कि जो प्रोविंशियल असेंबली थी उसको यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया, और उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे, जो फोर्थ फेज की बात कर रहे हैं, वो अताउल्ला मैंगल थे, और यहाँ पर जो है उनको जो है पूरा डिसॉल्व कर दिया गया असेंबली को। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से मामला फिर जो है यहाँ पर बिगड़ता गया, और ज्यादा यहाँ पर जो है वो इंसर्जेंसी हमें एस्केलेट होते हुए नजर आई, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमें यहाँ पर फिफ्थ फेज नजर आता है जो 2000 से होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और अभी प्रेजेंट डे तक जो है हमें यहाँ पर नजर आ रहा है एस्केलेट होते हुए, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो फिफ्थ फेज के अंदर क्या होता है कि ग्वादर के अंदर जो कह ले कि यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर जो ग्वादर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, इसको लेकर जो है काफी कंसर्न्स हमें नजर आते हैं यहाँ पर बलूचिस्तान के, ठीक है। जो 2002 के अंदर क्या होता है बलूचिस्तान के अंदर, आपको पता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं मुशर्रफ साहब आ चुके होते हैं। तो अब जो 2002 के अंदर ग्वादर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है, और यहाँ पर बलूचिस्तान फिर इंसर्जेंसी यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। और उधर से अगर देखा जाए तो 9/11 का वाकया भी होता है, अफगानिस्तान के अंदर वार और टेरर भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो काफी चीजें यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो स्टार्ट हो जाती है, डेवलपमेंट्स हो रही होती है रीजनल लेवल के ऊपर, और बलूचिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंसर्जेंसी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब हुआ क्या है, यहाँ पर जो लोकल जितने भी थे या जितने भी यहाँ पर ग्रुप्स हमें नजर आ रहे हैं मिलिटेंट्स ग्रुप्स, उनकी ये डिमांड थी कि यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज है वो आप निकाल लेंगे, आउटसाइडर का डर यहाँ पर, उसके बाद बेनिफिट से उनको निकाल देना, ये चीजें यहाँ पर उनकी डिमांड्स थी कि हमें यहाँ पे एक तो ना जॉब दे रहे हैं, उसके बाद हमें कह लें कि लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। तो ये सारे तहफुजात जो हैं उनकी तरफ से थे, ठीक है। फिर 2006 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर अकबर बुगटी जो है वो उनकी असैसिनेशन होती है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर मामला जो है वो काफी बिगड़ जाते हैं सॉरी मुशर्रफ के दौर में, ठीक है। और इस तरह जो है यहाँ पर कह लें कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलती हैं, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमें BLA देखने को मिलती है, BLA-J हमें देखने को मिलते हैं, और ठीक है, और भी बहुत सारे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट मिलिटेंट्स ग्रुप्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। हुआ क्या है कि अब अगर बात की जाए ना इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की, थोड़ा बात करते हैं, और देन कंटेम्परेरी सिनेरियो को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें डेवलप हो रही हैं, क्या
करना चाहिए, आगे कॉजेस वगैरह, ये सारी चीजें आपके साथ साथ हमने डिस्कस की। अब यहाँ पर जो कुछ चीजें लिखी गई हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक अगर बोला जाए एक्सप्लॉयटेशन, जो यहाँ पर बलूचिस्तान की यहाँ पर डिमांड रही है, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। जो सेकंड फेज में स्टार्ट हुई थी कि सुई गैस के अंदर जो आया वो हम रेवेन्यू जो आया वो हमें दिया जाना चाहिए, तो वहां से जो मामला यहाँ पर हमें देखने को मिला, ठीक है। बलूचिस्तान वास्ट नेचुरल वेल्थ, ऑयल, गैस एंड मिनरल्स इन रिचेस फेडरल कॉफर्स वेल्स, लोकल रिमेन्स इम्पावरिस्ड। अब वो उनका यह है कि जो लोकल है उनको यहाँ पर अपलिफ्ट नहीं किया गया, कोई ह्यूमन डेवलप यहाँ पर नजर नहीं आई। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक ग्वादर पोर्ट हाइटन द फियर्स ऑफ द डेमोग्राफिक डिस्प्लेसमेंट। हुआ क्या कि जब ग्वादर प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया तो गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया कि हमने इन लोगों को अलग जगह भी दी जहां से यहाँ पर विलेज खत्म किए। तो ये काफी तहफुजात है कि ये इनके दरमियान में ये कॉन्फ्लिक्ट का एक जरिया बन गया कि ग्वादर जो प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट, अब बोला जा रहा है कि बलूचिस्तान की तरफ जितने भी है कि जितने भी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं उनमें से अगर बोला जाए तो हमें कोई भी कह ले कि यहाँ पर रेवेन्यू नहीं दिया जा रहा, ये चीज भी है। उसके बाद प्रॉफिट्स है या डाइवर्ट एल्सवेयर है, ठीक है। सी पैक प्रोजेक्ट हुआ था, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी एंटी सी पैक जितने भी यहाँ पर हमें मिलिटेंट्स ग्रुप्स नजर आते हैं या सेपरेटिस्ट मूवमेंट है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद लोकल कम्युनिटीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रॉस्पेरिटी, और लोकल कम्युनिटी को वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो कह ले कि प्रॉस्पेरिटी लेकर आनी थी वो भी यहाँ पर निकाल दिया गया, ठीक है। अब यह चीज है। अब मिलिट्री रिप्रेशन की अगर बात की जाए यहाँ पर जो बार बार जो अब कह लें कि बलूचिस्तान की तरफ से जो चीजें आ रही है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर दो चीजें हैं, हम बैलेंस अप्रोच के साथ इसको डिस्कस करेंगे। अब जो स्टेटमेंट्स जो चल रही हैं अकॉर्डिंग टू मीडिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि बलूचिस्तान जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो ये कह रही है कि मिसिंग पर्सन है, आर्मी जो है वो हमारे जो वो अरेस्ट कर लेती है बंदे, ठीक है, ये चीज है। लेकिन आर्मी कह ले कि पाकिस्तान की तरफ से ये क्या है कि लॉजिकल वे में कहा है कि ये बेसिकली जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ये जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, तो इसीलिए जो है इनको अरेस्ट करना चाहिए। तो ये चीज सामने नजर आई है। दोनों की तरफ से बोला जाए देखा जाए तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो अभी डिमांड चल रही है या चीजें चल रही है मिसिंग पर्सन को लेकर, डिसअपेयरेंस को लेकर, आर्मी की तरफ जो है ये जो है वो चीजें उठाई जाए। लेकिन आर्मी यहाँ पर देखेगा या स्टेट के इंटरेस्ट के लिए काम करती है तो वो कर रही है। तो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि यहाँ पर जो है वो कह लें कि ये वो लोग थे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व थे और पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी को ये बहुत बड़ा चैलेंज थे और सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट थे। अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली जो कह लें कि अहमद शरीफ साहब जो हैं हमें एसपीआर के लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि जो यहाँ पर फंडिंग हो रही है, एड्स हो रही है, तो वो फॉरेन यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर फंडिंग कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो ये पाकिस्तान की कह लें कि सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और अगर देखा जाए वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल डिटेंशन है, डिस्पेरेंसेस है, लेकिन यहाँ पर कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ द कम्युनिटीज यहाँ पर दी जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए फ्रैगमेंटेड मिलिटेंट ग्रुप्स की अगर बात की जाए, बीएलए नजर आता है, बीएलएफ आता है, बीएलए-जे नजर आता है, यहाँ पर हमें जो एक्टिव ग्रुप है अभी बलूचिस्तान के अंदर। अभी देखा जाए तो सेपरेटिस्ट देखे अगर देखा जाए तो ये जितने भी हम इंटरनेशनल मीडिया है या न्यूज़पेपर के जरिए जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं या हासिल करते हैं उनके वही डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर तो हो क्या रहा है कि बेसिकली जो पाकिस्तान की तरफ से ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो टेररिस्ट ग्रुप्स जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान के लिए इंटरनल के सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और क्रॉस बाउंड्री जो अफगानिस्तान की तरफ से भी काफ़ी जो है वो इश्यूज का सामना हमें यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी जो है कि जब से अफगान तालिबान ने यहाँ पर गवर्नमेंट को संभाला है तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म काफ़ी बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ये डिमांड है कि मिलिटेंट्स ग्रुप्स जितने भी है, अपने टीटीपी है, दाइश है, जितने भी है, उनके ऊपर बेसिकली हक्कानी ग्रुप है, उनके ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अब रीजनल लेवल के ऊपर इंस्टेबिलिटी टेररिज्म को लेकर बढ़ती जा रही है। अगर बलूचिस्तान के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर हमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ये भी अगर जो वो कह लें कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट हमें नजर आ रही है स्टेट की, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इस चीज को यहाँ पर देखते हैं। इसका हल क्या है, इसको कैसे जो है वो ठीक किया जा सकता है। तो हमने जैसे कहा था यहाँ पर जो मोहम्मद आमिर राना साहब और मलिहा लोधी साहिबा को यहाँ पर ऐड करेंगे और वो जो बुक है हमारे पाथ्स टू कह लें कि विक्ट्री या लेसन्स फ्रॉम मॉडर्न इंसर्जेंसी जो 70
प्लस यहाँ पर केसेस डिस्कस किए गए उनको यहाँ पर ऐड करते हैं। तो ये पूरा जो है मामला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, कंटेम्परेरी सिनेरियो जो भी चल रहा है यहाँ पर महारंग बलोच वाला लेकर और ये पूरे चीजों को लेकर जितनी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, ठीक है। लेकिन स्टेट क्या कह रही है और इनके क्या तहफुजात है वो यू नो वेरी वेल अबाउट देम, ठीक है। सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इसके रीजनल रेमिफिकेशंस की बात की जाए तो इंसर्जेंसी एक्सटेंड बियॉन्ड पाकिस्तान बॉर्डर्स क्रिएटिंग स्पिल ओवर टेंशन इन ईरान एंड अफगानिस्तान। अब देखा जाए तो ये चीजें बढ़ती जा रही है। ईरान को भी काफी तहफुजात है कि लास्ट टाइम जो ईरान ने यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर अटैक किया था यहाँ पर, तो यही कहना था कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स है बेसिकली उनको टारगेट किया गया है। तो काफी जो है यहाँ पर सीरियस कंडीशन हो चुकी थी, क्रिटिकल कंडीशन हमें देखने को मिली थी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में, तो ये चीज भी है। उसके बाद अगर देखा जाए एस्केलेटिंग वायलेंस की बात की जाए तो इंसर्जेंट ग्रुप्स इंक्रीजिंगली टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस है, चाइनीज नेशनल। अगर देखा जाए तो जो हमें यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं या नजर आ रहे हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक तो चाइनीज नेशनल जितने भी है उनको यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद सिक्योरिटी पर्सनल जो है पाकिस्तान के जितने भी आर्मी को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। तो ये काफी यहाँ पर जो है वो वायलेंस यहाँ पर क्रिएट होता हुआ हमें नजर आता है बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन इसके पाथवेज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर पाथवेज, तो इनको जो है हम वन बाई वन जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास बुक रहेगी जो मैंने अभी भी कहा पहले कि जो पाथ्स टू विक्ट्री, इसके अंदर बेसिकली ये कहा गया है कि सबसे पहले जो बलूचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है कि जो इंसर्जेंसी के साथ कैसे निपटा जा सकता है और बलूचिस्तान के अंदर जो हमें यहाँ पर सिचुएशन नजर आती है इस चीज को यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि वो इस बुक के अंदर कहा गया है कि एक तो सबसे पहले यहाँ पर सप्लाई कट कर देनी चाहिए, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं, सबसे पहले जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, उनको कट ऑफ करना चाहिए। अब यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर 20 ईयर वॉर लड़ी है और यहाँ पर जितने भी मॉडर्न कह ले के वेपन थे वो यहाँ पर जो कह ले के यूएसए छोड़कर गया। तो अब यहाँ पर देखा ये जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर वो भी यहाँ पर मिल रहा है और जो है वो पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस बुक के अंदर ये कहा गया कि इंसर्जेंसी के साथ निपटने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो मटेरियल है, सप्लाई है, जो फंडिंग है, सबसे पहले वो कट ऑफ करनी चाहिए, ये चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये भी कहा गया है कि जो कलेक्टिव यहाँ पर जो पनिशमेंट दी जाती है वो नहीं देनी चाहिए, बल्कि जो इसके जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, उनको जो है यहाँ पर पनिशमेंट देनी चाहिए। जो बाकी लोकल कम्युनिटीज है उनको यहाँ पर जो है वो पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। फिर ये भी डिस्कस की गई चीजें कि यहाँ पर जो करप्शन है उसको यहाँ पर खत्म किया जाना चाहिए और यहाँ पर जो प्रोविंस और कह ले के सेंटर के दरमियान में कोऑर्डिनेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको स्ट्रेंथन करना या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक जनरल डिस्कशन है। अब हम जो है इसके जो कह ले के मेन पाथवेज है, 5 पाथवेज है जिनको हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रहेगा यहाँ पर पॉलिटिकल डायलॉग। अब हो क्या रहा है कि जो बलूचिस्तान का जो लोकल कम्युनिटीज है क्या करना चाहिए, यहाँ पर उनके साथ ट्रुथ रिकंसिलिएशन, डायलॉग और एंगेजमेंट ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसको करनी चाहिए। इनिशिएट जेन्युइन नेगोशिएशंस रिकॉग्नाइजिंग बलूच डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी एंड इक्विटेबल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड ऑल स्टेक होल्डर्स इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। अब इनको जो डिमांड्स है उनको भी यहाँ पर सुनना चाहिए क्या है, लेकिन मिल बैठकर जो इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए और जो रिसोर्सेज है या जो कमी है, जो यहाँ पर लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, उनको भी यहाँ पर देखना चाहिए। तो एक बैलेंस अप्रोच के साथ जो इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए ताकि जो है वो कह ले के यहाँ पर एक ही चीज है कि यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। मलिया लोधी साहबा की जो बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है तो वो भी यही कहती है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोकल कम्युनिटीज को यहाँ पर अपलिफ्ट करना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को यहाँ पर स्ट्रेंथन करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को इंपावर करना चाहिए, ठीक है, वो चीजों को डिस्कस करें। अब ये जितने भी यहाँ पर कह लें कि बलोच डिमांड कर रहे हैं या जो भी चीजें, इनको सुनना चाहिए। फिर इनको जो है ऑल्टरनेटिव जो है वो देना चाहिए कि आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हो या बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, तो आपको जो है यहाँ पर जॉब में अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी, एजुकेशन दी जाएगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहाँ पर दी जाएंगी। तो पूरा जो है यहाँ पर आपको जो है वो कह ले के
सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यहाँ पर जो है वो कह लें कि फैसिलिटीज दी जाएंगी, आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भी जो है वो चांस दिया जाएगा। तो इस तरह जो है यहाँ पर जो है वो डिस्कशन होनी चाहिए। एंड मिलिट्री ऑपरेशन अगर बात की जाए तो जितना भी अगर बोला जाए तो मिलिट्री ऑपरेशंस इस तरह के, लेकिन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है उसके अगेंस्ट तो मिलिट्री ऑपरेशंस बंद नहीं हो सकते और ना होने चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए या सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज है या उनको जो तहफुजात है या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनको जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये चीज अच्छी चीज है, पॉजिटिव भी है। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो वो जरूरी होने चाहिए। डेवोल्यूशन प्लान जो है यहाँ पर, या डेवोल्यूशन पावर सॉरी होनी चाहिए, ताकि जो प्रोविंसेस है उनको एक ऑटोनॉमी दी जाए तो वो अपने डिसीजन मेकिंग कर सके और सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सके। अपने लोगों को जो मार्जिनलाइज्ड है या पॉवर्टी को जो है वो डी एस्केलेट किया जा सके, इन्फ्लेशन को खत्म किया जा सके, एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, ठीक है, विमेन इंपावरमेंट होनी चाहिए। तो ये चीजें सारी इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद इंक्लूसिव यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की गई तो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट बलूचिस्तान के अंदर होना बहुत ज्यादा मैटर करती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करती है, ये भी देनी चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक कोर्डियल यहाँ पर रिलेशंस होने चाहिए, कोर्डियल जो है वो इनकी डिस्कशंस होनी चाहिए। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में क्या हो सकता है कि जो इलेक्शंस है यहाँ पर, जो इलेक्शंस है वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई जो है कह ले के धांधली नहीं होनी चाहिए। जो भी कह ले के रिप्रेजेंटेटिव जो है पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है तो वो जो है ऑब्वियसली भाई एक बात तो क्लियर है कि वो अपने इश्यूज है, जो चैलेंजेस है अवाम के, वही लेकर आकर डिस्कस करेगा। जो कह ले के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत है या ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत है तो वो वही चीज लेकर आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कह ले के इलेक्शंस के ट्रांसपेरेंसी और कह ले के अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। जेरी मैंडरिंग और डेमागोगरी जो है वो यहाँ पर खत्म होनी चाहिए, ये भी एक चीज है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी जो है वो इलेक्शंस की होनी चाहिए, ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पर इलेक्ट कर सकें, जो उनके इश्यूज को सुन सकें, जो यहाँ पर कह लेकर ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है वो लेकर इंश्योर करवा सकें, उनको जो है वो बेसिकली इलेक्ट कर सकें। तो ये वो सॉल्यूशंस है जो बेसिकली यहाँ पर जो पीसफुली जो है इनको हैंडल किया जा सकता है। लेकिन उस बुक में ये भी लिखा गया है कि जो कह ले के जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट डजंट मीन कि आप वो कह लें कि उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स होनी चाहिए, तो कम फोर्स के साथ भी उसके साथ निपटा जा सकता है उसको, ठीक है। तो जितना एज पॉसिबल एज जितना अगर हो सके तो इस चीज को यहाँ पर जो है वो खत्म किया जाना चाहिए, ताकि जो है वो कह लें कि जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट है या चैलेंज है उसको डी एस्केलेट किया जा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।